आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। इसके साथ में क्या पढ़ाएंगे, इसके साथ अर्थशास्त्र भी आपको पढ़ाएंगे, मतलब इकोनॉमिक्स भी आपको इसके साथ रहेगा। ठीक है ना, दोनों जोड़ के पढ़ाएंगे कि आपको ये समझ आए। समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। समझिएगा तो आप याद आराम से रख सकते हैं। पहले 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 देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, पिछले एक साल में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा। ठीक है ना, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। हम लोग परंपरागत रूप से हम इसको प्रस्तुत करते हैं। ये जो बिहार का है 20वां संस्करण है। ठीक है, कितना अध्याय में है? 14 अध्याय में। याद रखिएगा, कितना संस्करण है? 20वां। अध्याय कितना है? 14। किसने प्रस्तुत किया है? विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने। ठीक है ना, विजेंद्र प्रसाद यादव जो वित्त मंत्री है बिहार के, उन्होंने प्रस्तुत किया है। कब प्रस्तुत किया गया, कहाँ प्रस्तुत किया गया, ये जानना बहुत जरूरी है। तारीख भी पूछ देता है एग्जाम सब में। 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। आप लोग जानते होंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था। इस एग्जाम में आज आ जाता है 2006-07 में। याद रखिए, 2006-07 में। बिहार की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया। राष्ट्रीय औसत है ना, उसको पीछे छोड़ के बिहार बहुत ऊंचा पे जा रहा है। देखिए, भारत का जहाँ 12% वृद्धि विकास दर है, आर्थिक विकास दर, वहीं बिहार का कितना है? 14.9 प्रभावी दर्ज किया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। भारत से को पीछे छोड़ के बहुत आगे जा रहा है। आप पहले देखिए जीएसडीपी, इसको बोलते हैं सकल राज घरेलू उत्पाद। पहले आप ये जानिएगा क्या होता है, तब ना आप उसको याद कीजिएगा। देखिए ये क्या होता है, मैंने यहाँ छोटा सा इसको इसकी शॉर्ट करके लगा दिया हूँ। सकल राज घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं सेवाओं के कुल मात्रा के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग? सकल राज घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक ये राज्य बिहार, ठीक है ना, मानी बिहार है, उसमें जो भी उत्पादन कोई आगे कर रहा है, उत्पादन कैसे भी कर रहा है, तो ये जो उत्पादन हो रहा है ना वस्तु सेवाओं को, उसको क्या कहते हैं? जीएसडीपी कहते हैं। तो देखिए, एक होता है स्थिर मूल्य पे, एक होता है चालू मूल्य पे। ठीक है ना, स्थिर मूल्य पे हुआ जो करंट प्राइस पे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और स्थिर मूल्य एक बेस ईयर मान लेते हैं कि वस्तु का वास्तविक स्थिति पता करने के लिए तो हम एक स्थिर मूल्य का जिक्र करते हैं। स्थिर मूल्य कितना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 2011-12 है। ठीक है, स्थिर मूल्य। ठीक है, स्थिर मूल्य पे हम लोग का जीएसडीपी कितना है, तो आप लोग याद रखना है। याद करने के लिए आराम से याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद करना है, तोड़ तोड़ के याद कीजिए। आप पूरा याद करने की एक बार कोशिश कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए याद कीजिए, 531 372। ठीक है ना, 531 पहले याद कीजिएगा, फिर 531 याद हो गया, फिर 372 याद कर दीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर चालू कीमतों पे कितना है? चालू कीमत देखिए 911। आप 911 जब याद होगा, सॉरी 9 से 991 और 997 याद करना है। ठीक है ना, 991 याद करिए, 997। ठीक है ना, ये तो आसान है। एक बार 91 लिख लीजिएगा, एक बार 97 लिख लीजिएगा, एक बार 7 याद रखिएगा। पहले एक आएगा तब ना 7 आएगा, तो एक साथ ऐसे करके याद कर लीजिएगा। और जब पिछले साल से देखे कितना वृद्धि हुआ है तो वो देखते हैं। तो स्थिर मूल्य पे अगर देखें जीएसडीपी कितना वृद्धि हुआ है, 8.6% हुआ है। कितना हुआ है? 8.6%, है ना। अब देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था स्थिर कीमतों विकास दर, स्थिर कीमतों चालू कीमतों पे विकास दर क्या रहा है? 13.4% है ना, 13.4% याद कीजिए। ठीक है ना, 13.4% रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं? एनएसडीपी बोलते हैं। एनएसडीपी क्या होता है, पहले हम लोग को वो देखेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे। एनएसडीपी देखिए क्या होता है। एनएसडीपी देखिए, जीडीपी के जो जीडीपी हम लोग निकाले ना, जीडीपी के अनुमान से स्थिर पूंजी के उपभोग, स्थिर पूंजी का जो उपभोग, जैसे कोई मशीन है, हम उसका उपभोग करेंगे, क्या होगा? उसका मूल्य ह्रास होगा। तो वही उससे उपभोग के अनुमान को घटाकर
प्राप्त किया। जैसे जीएसडीपी निकाले तो अपने देश के अंदर सीमा हुआ और वो देखेंगे उसमें कितना मूल ह्रास हुआ है, तो वो जब देखेंगे ना तो हमको क्या निकलेगा, जीएफसी मूल ह्रास निकलेगा, ठीक ना। याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, स्थिर पूंजी के उपभोग। एनएसडीपी समझ गए। एनएसडीपी कैसे निकलता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्या होगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि एनएसडीपी बराबर क्या होता है, वाट बराबर लिख देगा जीएसडीपी प्लस सीएफसी, प्लस कर देगा तो नहीं, प्लस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस, याद रखिएगा। देखिए अब जीडीपी निकालना, आप देखिए अब यहाँ पे एक और सवाल देख देते हैं, इसमें दो सवाल बन गया। देखिए अगर आपको बोले जीडीपी बताइए, जी एस डी पी होता है, ठीक ना, जीडीपी नहीं, सॉरी, राज का तो जीएसडीपी होता है ना, जीएसडीपी बताइए तो क्या कीजिएगा। यहाँ यहाँ क्या है, माइनस में हो जाएगा, क्या प्लस में हो जाएगा ना। बोर्ड आप पढ़े होंगे बोर्ड मास का नियम, या इधर उधर जो जाता है मैथ में, तो ये उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा एन एस डी पी प्लस सी एफ सी, ना जो सी एफ सी है वो मूल ह्रास करिए, जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, जीएसडीपी निकल जाएगा। अब देखिए एक होता है स्थिर मूल्य पे, स्थिर मूल्य आपको बता दिए कितना स्थिर मूल्य हम लोग है ईयर माने हैं 2011 से 12 हम लोग का है ना। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, 471 पे तोड़िए, तीन तीन करके तोड़िएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। और डाटा एग्जाम हल्का सा हिंट्स आपके दिमाग में आ गया ना तो पूरा अच्छा से बना लेते हैं। 471 और 322, 471 322, 471 322 है ना, 471 322 ऐसे करके याद कीजिएगा। फिर चालू वर्ष है ना, चालू वर्ष है, चालू वर्ष का क्या है 899। फिर देखिए यहाँ 2 है, फिर इधर जीरो याद किया, 899 आप लोग याद रखिएगा, ये याद हो जाएगा अपने आप। अब यहाँ पे देखिए कुछ और है, देखिए वर्ष 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय है ना, ये याद रखना। देखिए स्थिर मूल्यों पर ना बिहार की प्रति व्यक्ति आय एनएसडीपी के अनुसार, एनएसडीपी के अनुसार कितना है, इसके अनुसार देखिएगा, देखिए एग्जाम फंसा देगा आपको, ये देखिएगा एनएसडीपी के अनुसार क्या है, ठीक है 36,000, या तोड़िए 36,342, तोड़िए ना 36,342, ऐसे करके याद कीजिए, याद होगा, बहुत लंबा समय तक रहता है। अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रहा है, बहुत मतलब प्रयास करें नहीं याद, उसको तोड़ तोड़ के 2 याद कीजिए, 1 याद कीजिए तो याद हो जाता है। तो ऐसे आप प्रयोग कीजिए और सब विषय में, तो देखिए इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इतना आंकी गई है जो सभी राज्यों के अखिल भारतीय औसत का 31.7% है ना, ये याद रखिएगा कितना प्रतिशत है, ये किस पे, एनएसडीपी पे प्रति व्यक्ति आया है 36,342। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है आपको ये जानना है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, जो ऊपर है ना एनआई होता है नेशनल इनकम बटे पॉपुलेशन, ठीक है ना। नेशनल इनकम क्या होता है आपको पहले वो जानना पड़ेगा, तब ना जानिएगा, पहले नेशनल इनकम पे चलते हैं। देखिए अब इससे क्या फायदा हो रहा है आपका, दोनों चीज फायदा हो रहा है आपका, एक हो रहा है ये आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण भी खत्म हो रहा है, दूसरा था आपका इकोनॉमिक्स रिवीजन भी हो रहा है। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, है ना। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है वित्तीय वर्ष, आप लोग जैसा पता ही है, ये भी पूछ देता है एग्जाम में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में देश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी अंतिम वस्तु सेवाओं क्या होता है, देखिए आपको छोटा समझा देते हैं। किसान है, किसान गेहूं उगाया, ठीक है ना, उसे एक कोई आया व्यापारी, यहाँ पे है व्यापारी आया, इससे खरीद लिया, ठीक है ना, व्यापारी खरीदा इससे, इसका मूल्य समझिए 10 रुपया था, इससे ये खरीदा, तो अब ये जो खरीदा ना, तो ये मतलब इसको गेहूं को आटा बना दिया, गेहूं को क्या किया आटा बना दिया, आटा बनाया तो इसमें 2 रुपया खर्च हुआ, तो ये हुआ, ठीक है। और फिर ये एक बेकरी वालों को भेज दिया, बेकरी वाले भैया को भेज दिया, ठीक है ना, ये बेकरी वाले भैया को भेज दिया, ये क्या किए
ब्रेड बनाए और इसका मूल्य रखे 20 रुपया, ठीक है ना, 20 रुपया रखे, तो ये समझ में आया आपको। इसने 2 रुपया का वैल्यू एडिशन किया, इसने 8 रुपया किया तो ब्रेड बना दिया तो बेचे। देखिए आप, ये जो है ना, हम इससे पीछे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे तो खाद्यान्न होगा, बहुत चीज होगा, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट आएंगे क्या, इसी को जो आखिरी जो है ना, आखिरी पकड़ लेते, किसी को एक आखिरी पकड़े, आखिरी हम इसको पकड़ लिए, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, अंतिम वस्तु। किसान कितना रुपया में दिया, 10 रुपया, तो 10 रुपया इसको ऐसे लीजिए, 10 रुपया, ठीक है। ये कितना वैल्यू एडिशन किया है, इससे कितना रुपया एक्स्ट्रा किया है, 2 रुपया, तो 2 रुपया लिखेंगे। इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 8 रुपया, तो ये जो हम सब जोड़ेंगे ना, तो कितना होगा, 20 रुपया। तो अगर जीडीपी में जोड़ना है तो 20 रुपया ऐसे करेगा, इसी को बोलते हैं अंतिम वस्तु, ठीक है ना। ये जो है ना, ये अंतिम वस्तु है, ये वैल्यू एडिशन करके जोड़े हैं, जो हम लोग 2015 से इसको लागू किए हुए हैं, SNA 2008, पता है ना। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप तो समझ जाइएगा। जब तो अब हम लोग इस पे टॉपिक भी आ जाते हैं। देखिए, इसमें जो है ना, मुख्य तथ्य क्या है, समय कितना है, 1 वर्ष लिए, समय कितना है, 1 वर्ष। अब देखिए, 1 वर्ष में ना अंतिम वस्तुओं सेवाओं दोहरी गणना से बचाव के लिए, ठीक है ना, अंतिम वस्तुओं सेवाओं क्यों लेते हैं, हम बताएं ना क्यों दोहरी गणना। देखिए, अगर अभी 20 रुपया किए हैं, ये 20 रुपया है ना, अगर देखिए डायरेक्ट गणना करेंगे कितना होगा, 30, 42, अगर ऐसे देखिएगा तो तीनों कितना 42 रुपया हो रहा है, तो सही आ पाएगा राष्ट्रीय आय, नहीं ना। तो इसलिए वैल्यू एडिशन का हम लोग फॉर्मूला अपनाते हैं कि अंतिम वस्तु, अंतिम कहीं मान लिए तो वहां से। साधन आय क्या है, किराया से है, मजदूरी है, ब्याज, लाभ, ये ना, और विदेशियों से शुद्ध आय जो आ रहा है, FDI जो सब चीज आ रहा है, ठीक है ना, नागरिक द्वारा अर्जित आय, ये सब भी है। अब देखिए, इसकी 3 विधियां हैं। एक उत्पादन विधि, क्या क्या उत्पादन कर, क्या क्या हम अपने देश में उत्पादन कर रहे हैं, जैसे वस्तुओं सेवाओं का मूल्य उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें आय विधि जो है, साधनों की कुल आय, वेतन, ये सब मिल रहा है तो उसके द्वारा। और इसके इस ये सब के बारे में आपको डिटेल में वीडियो बताएंगे, इसके बहुत समय लग जाएगा। व्यय विधि, जैसे शॉपिंग कर रहे हैं, ये व्यय करके कुछ खरीदा है ना, कुल खर्च में क्या उपभोग और निवेश दोनों शामिल है। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या बोलते हैं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये फैक्टर कोस्ट होता है ना। तो ये देखिए, अगर फैक्टर को श्रमिक में कुछ लगा है, वो समझिए, आपको डायरेक्ट बता रहे, सामान बनने में, हमको ब्रेड बनने में 20 रुपया लग गया, ब्रेड बनने में कितना लगा, 20 रुपया लगा। अगर सरकार इसमें टैक्स लगाएगी, GST मानिए, GST सरकार जो अगर टैक्स लगाएगी, कुछ टैक्स लगाई, तो 10% टैक्स लगाई सरकार, मान लीजिए 10% टैक्स लगाई, ठीक है ना, तो कितना रुपया हमको देना पड़ेगा, काटिए 2 रुपया, ठीक है ना, तो 22 रुपया का सामान हो गया। ये आपको समझ आया। अगर सरकार सब्सिडी देगी तो कितना, 2 रुपया, समझिए 10 रुपया छूट दिया तो 2 रुपया 18 रुपया हो जाएगा। ये समझे, सब्सिडी देगी तो सरकार छूट हो जाता, और GST में बढ़ जाता पैसा। अब आप बोलेगा नेशनल इनकम निकालिए, NI निकालने के लिए ना, तो फैक्टर को निकालिए, फैक्टर को मतलब जो ये है ना, NP में एक फैक्टर को निकालने के लिए, शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो ओरिजिनल मूल्य है ना, ये जो है ओरिजिनल मूल्य, अगर हमको GST करना है तो उससे घटा देना है, ठीक है ना, इससे घटा देंगे, 22 में से 20 रुपया घटा देंगे, तो हम पता 22 में कितना, 2 रुपया बचा, 2 रुपया, 2 रुपया बचेगा ना, इसको कलर कर दे, 2 रुपया बचेगा एक्स्ट्रा, मिटा देते इसको, बहुत गंदा हो गया। देखिए, ये 22 रुपया है, ओरिजिनल था, मतलब श्रमिक लगा के हम टोटल कितना रुपया, 20 रुपया का सामान बना लिए, ठीक है ना, GST मार दिए तो 22 रुपया हो गया, और सब्सिडी कर दिए तो इतना। मार्केट प्राइस हमको जानना है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी को जोड़ना है, किसको घटाना है, GST को, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, और फैक्टर कोस्ट भी इसी से निकल जाता है। ये फॉर्मूला है, तो उसके बारे में आपको बहुत डिटेल से आगे पढ़ना पड़ेगा, मैंने एक छोटा सा बता दिया आपको। GDP बनाम राष्ट्रीय आय, GDP क्या होता है, भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित निवासियों और गैर निवासियों द्वारा होता है, ठीक है ना। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भौगोलिक सीमा का है। इसमें क्या है, भौगोलिक सीमा देश के अंदर जो काम कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं GDP। और राष्ट्रीय आय क्या होता है,
देश के नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तु सेवाओं से विदेशियों से आय शामिल, मतलब कहीं से भी प्राप्त हो रहा है हमको आय, मेरा आदमी कहीं है तो उसको भी वो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय करते हैं। इसके बारे में आपको देखिएगा अच्छा सा एक वीडियो बनेगा, आपको इकोनॉमिक्स का डर भी अब खत्म हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप आय समझ गए, प्रति व्यक्ति आय समझ गए। प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय है ना, प्रति व्यक्ति चालू चालू कीमत पे कितना है, 76,490। कैसे याद करेंगे, 76,490। और ये कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, एक चालू चालू कीमत पे देखेंगे तो 11.5% का वृद्धि हुआ है। स्थिर स्थिर मूल्य देखेंगे 40,973 रुपया। अगर वृद्धि देखेंगे ना 7.1% का वृद्धि हुआ है। अब यहाँ देखिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय किसका है, पहले देखिए पटना, दूसरा नंबर पे बेगूसराय और तीसरा नंबर पे मुंगेर। और यहाँ पे ये जो आ गया ना, इसको काट देते थोड़ा सा, ये नहीं है इसका, ये सिर्फ है पटना का। पटना में क्या है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खपत में शीर्ष पे, याद रखिए कितना चीज याद हो गया। देखिए राष्ट्रीय आय में भी टॉप पे है, पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है, एलपीजी में भी टॉप पे कौन है, पटना। और उसके बाद बेगूसराय आता है, PBM, याद रखिएगा PBM, ठीक है ना, P से पटना, B से बेगूसराय, M से मुंगेर। अब देखिए जीएसडीपी में, अब देखिए पहले यहाँ पे जीएसडीपी आप लोग समझा दिए, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जैसा आपको ही पता है, प्राथमिक क्षेत्र हम कृषि क्षेत्र को कहते हैं ना, कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट पूछ लेता है, सिंपल क्वेश्चन है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र, और इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक है, इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है ना, प्राकृतिक रूप से कुछ वस्तु का उपभोग करते हैं ना, तो वो होता है, इसमें मत्स्य पालन भी आएगा, मत्स्य पालन, कृषि और इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र में ना विनिर्माण, हम इसी चीज को कुछ वैल्यू एडिशन करके जो कुछ बना देंगे ना, तो उद्योग में तो वही होता है, तो विनिर्माण करते हैं, किसी चीज को बनाते दोबारा, ठीक है ना, उसी को कुछ ऐड ऑन करके तो उसको कुछ अच्छा रूप दे देते हैं, तो वही हो जाता है विनिर्माण, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र। अब देखिए एक होता है उद्योग फैक्ट्री सब है ना, इसमें आएगा जैसे एलपीजी को भर लिए, प्रथम था, लेकिन इसमें भर के इसमें द्वितीय हुआ। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र करते हैं, जैसे बैंकिंग, बैंकिंग क्या करते हैं हम लोग को, सेवा देती है, ठीक है, ये सब होता है जो तृतीय क्षेत्र होता है। देखिए कितना कितना वृद्धि हुआ है, तो मतलब कितना प्रतिशत है, याद रखेंगे जीएसडीपी प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत है, 18.3%, ठीक है ना, 18 रोजगार देखिए सब ज्यादा यही देता है, प्राथमिक क्षेत्र ही देता है, हमें लिखा होगा कहीं, उसको दिखा देते हैं आपको, लेकिन ये देख लीजिए जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना है, 18.3%। और द्वितीय क्षेत्र में देखेंगे, द्वितीय क्षेत्र में 26.8%, 26.8%, 26.8%, ठीक है ना, 26.8%। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीएसडीपी में योगदान, मतलब पैसा से जितना कमाना है सब इसमें दे रहा है, ठीक है, जीडीपी में बहुत ज्यादा इसका योगदान है, कितना, 54.8%, 54.8%, 54.8%, कैसे याद कीजिए। देखिए क्षेत्रवार वृद्धि हुआ है, तो वो देखेंगे कितना वृद्धि हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि है, द्वितीय क्षेत्र में चालू कीमतों को देखेंगे, ये 9.6% हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, द्वितीय में कितना हुआ, 15.5%, तृतीय में 13.5% दर से पिछले तुलना में बढ़ा है। अब देखिए रोजगार सृजन में क्या है, रोजगार सृजन मामला में कितना बढ़ा है, तो यहाँ देखते पहले, देखिए रोजगार सृजन में ना प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा आदमी लगे हुए, कितना प्रतिशत, 54.4%, 54% है, ठीक ना, 54% है, 54 नहीं है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में ना 24% है, द्वितीय में कितना 24% आदमी लगे हुए काम कर रहे हैं। और जो तृतीय क्षेत्र है ना, तृतीय क्षेत्र में कितना है, तृतीय क्षेत्र में 22% आदमी लगे हुए, ठीक है ना। मैं अभी एक आपको एक फोटो दिखा देते, रुकिए रुकिए,
चलिए यहाँ पे लगा देते। अब देखिए पहले आपको ई देखना है, सबसे पहले क्या देखना है आपको, ये देखना है कि जीएफसीएफ क्या होता है, उसके बाद मैं वो बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए देखिए सकल स्थिर पूंजी निर्माण क्या होता है, ये कहने हो रहा है। चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ आगे। सकल स्थिर पूंजी निर्माण क्या होता है, जीएफसीएफ क्या होता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर कितना होता है, निश्चित अवधि 1 वर्ष होता है। नई अस्थाई, जो कुछ अस्थाई संपत्ति होगा ना, अस्थाई संपत्ति कैसे, जैसे मशीन, कारखाने, इमारत, बुनियाद ढांचे खरीद या निर्माण करके कुल निवेश होता है, ठीक है ना। खरीदेंगे या निवेश करेंगे तो वो भी क्या होता है, जीएफसीएफ होता है। जो मतलब अस्थाई हो, जैसे आप कुछ, जैसे मोबाइल है आपका, टेबल है, ठीक है ना, तो ये सब देख लीजिए, ठीक है ना। ये देश के आर्थिक विकास और उत्पादन क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है। इससे क्या होगा, जैसे मोबाइल है, मोबाइल से हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ेगा नहीं ना, जिससे बढ़ेगा तो वो सब है इसमें, ठीक है ना। मोबाइल बना रहे हैं तो वो है, ठीक है ना। इसमें मूल्यह्रास शामिल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मूल्यह्रास शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे इसको छोटा सा आपके रख देते हैं, आपको याद रहे। चलिए आप पढ़ते हैं। हाल में 5 वर्षों में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 17.4% की वृद्धि दर्ज की गई। बहुत बड़ा वृद्धि दर्ज की, कितना, 17.4% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 24-25 में कितना हो गया, 39, आप तोड़ के याद करेंगे, नहीं तो याद ही नहीं होगा। 39,905, 39,905 याद रखिएगा। स्थिर पूंजी निर्माण में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता और बुनियादी ढांचे के निर्माण में सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है। देखिए आपको ये, देखिए यहाँ तक तो अब समाप्त हो गया। ये आपको पहले पढ़ाएंगे, एक अलग क्लास होगा उसका, कम से कम 20 मिनट का क्लास होगा। तो ये पहले राज प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां, कुल व्यय, राजस्व व्यय, इस सब के बारे में पहले बताएंगे। उसके बाद आपको ये वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद मतलब जो बनाएंगे वो बताएंगे, तब तीसरा पार्ट में ये आपको ये वाला दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया और मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा, वरना मैं खाली डाटा बताते रहूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।